विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने लोकतंत्र से क्या आशय है, लोकतंत्र की कौन कौन सी दृष्टिकोण अवधारणाएं हैं और साथ में कौन कौन से लोकतंत्र के प्रकार हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में विस्तार से जाना। आज और उसके साथ साथ हमने लोकतंत्र में के विकास में, उसकी सफलता के मार्ग में भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से अवरोध हैं, उनको जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है और उसके कारण इसके गुण क्या हैं, इनमें कौन सी अच्छाइयाँ हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए, आप सभी परिचित हैं कि अधिकांश विद्वानों ने अभी तक लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया है और पूर्व की परिभाषाओं में मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया है कि लोकतंत्र एक न केवल एक शासन प्रणाली है, बल्कि एक आर्थिक व्यवस्था भी है, एक सामाजिक व्यवस्था भी है, एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन का दर्शन है और इस नाते एक सर्वोत्तम उत्कृष्ट शासन प्रणाली है, उत्कृष्ट व्यवस्था है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए इसमें वो कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण आज दुनिया में लोकतंत्र को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता है, पायदान पर रखा जाता है। तो पहली जो इसकी विशेषता हमें जान पड़ती है वो है उच्च आदर्शों पर आधारित। ये जो प्रणाली है ये उच्च आदर्श पर आधारित है। लोकतंत्र, जैसा कि आपको पूर्व बताया था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, इनके आदर्श पर आधारित है। क्योंकि लोकतंत्र को यदि आप परिभाषित करें या समझाने का प्रयास करें तो आपको 4 पिलर साथ लेके चलने पड़ेंगे। पहला स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व। ये 4 पायदान पर लोकतंत्र का पूरा भवन टिका हुआ है। इसलिए ये एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श प्रणाली के रूप में जानी जाती है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है। दुनिया में ऐसी कोई शासन प्रणाली नहीं है जहां पर व्यक्ति या नागरिक अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग न्याय के परिप्रेक्ष्य के लिए कर सकता है, कानून के दायरे में कर सकता है। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाता है। इसलिए हम लोकतंत्र को एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली या उत्कृष्ट व्यवस्था के रूप में हम पहचान सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। दूसरी जो विशेषता या गुण इसमें जो पाया जाता है वो है यह प्रणाली, यह सिस्टम जन कल्याण पर आधारित है। यदि लोकतंत्र की आत्मा को हम समझें तो हमें लगता है कि लोकतंत्र पब्लिक वेलफेयर पर सबसे अधिक बल देता है। आप देखिए कि आज दुनिया में जितनी भी शासन प्रणालियाँ हों, चाहे वो पाश्चात्य शासन प्रणालियाँ हों, चाहे वो पूर्व की शासन प्रणालियाँ हों, जिनमें साम्यवादी प्रणाली को हम ले सकते हैं, ये सारी प्रणालियाँ अपने आप को एक जन कल्याणकारी सरकार या सिस्टम के रूप में पहचान स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तो कहीं ना कहीं जन कल्याण पर आधारित व्यवस्था को सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोकतंत्र को समझा है जो हमने, तो आप जानते हो कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, वह व्यवस्था है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण को जो अपने ध्यान में रखती है। अर्थात ये वो शासन प्रणाली है या वो व्यवस्था है, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे ये राजनीतिक व्यवस्था हो, ये सभी को अधिकारों के साथ साथ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिससे कि सभी लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोदय हो सके, सभी का कल्याण हो सके। इसलिए ये व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था के रूप में पहचानी जाती है। लोकतंत्रात्मक शासन में प्रभुसत्ता, जो अंतिम शक्ति है, वो जनता के हाथ में निहित होती है। अतः इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी विशेष वर्ग का हित साधन नहीं होता है। अर्थात ये ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। किसी पर्टिकुलर एक क्लास का, एक वर्ग का, एक जाति का, एक समुदाय का इसमें विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषाधिकार युक्त वर्गों का अभाव होता है। इसमें संपूर्ण जनता के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण होता है और संपूर्ण जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही व्यवस्थाएं अपनी नीतियां बनाती हैं और उनको लागू करती हैं। इसलिए जनता के कल्याण पर आधारित व्यवस्था होने के कारण ये व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। एक और गुण है इसमें कि यह लोकमत पर आधारित है। अभी मैंने आपको कहा था कि लोकतंत्र में शासन की सर्वोच्च शक्ति, जिसे प्रभुसत्ता कहते हैं या संप्रभुता कहते हैं,
ये लोकमत पर आधारित है। लोकमत का मतलब जनता का मत, जनता की राय क्या है, और जनता की राय उसके हितों से संबंधित होती है। इसीलिए लोकतंत्र है वो लोकमत पर आधारित होता है। आपने देखा होगा चुनाव के समय प्रशासकों एवं राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित को ध्यान में ना रखने वाले दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से इनकार कर दें। आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा है कि सरकार जो सत्ता में होती है, जो दल सत्ता में होता है, वो अगले आम चुनावों में कई बार पराजित हो जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि जनता की राय में ये प्रतीत होता है जनता को कि इन प्रतिनिधियों ने उनके हितों का पूर्ण ध्यान नहीं रखा, इसलिए जनता चुनाव में उनको मत नहीं देती है और वो निर्वाचित नहीं हो पाती है। जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा शस्त्र है जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर सकता है। इसलिए जो मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र लोकमत पर आधारित है। ये जनता की जो इच्छा है, जनता का जो मत है, वो सर्वोच्च होता है। इसी प्रकार लोकतंत्र की एक और विशेषता है, वो है सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण का आशय ये है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित करने का मतलब, शिक्षण का मतलब कि जनता को उसके राजनीतिक अधिकारों का, उसके सामाजिक अधिकारों का, उसके आर्थिक अधिकारों का एहसास कराया जाता है। लोकतंत्र के माध्यम से इसमें जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो अपने पक्ष में मत लेने के लिए जनता को अवेयर करते हैं, ना केवल स्थानीय समस्याओं से बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से भी उनको अवगत कराते हैं। वो अवेयर ऑफ होते हैं, वो अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। इसीलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही वो शासन व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं जनता को प्रशिक्षित करती है। इसीलिए लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का सबसे अच्छा साधन है। भाषण व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य निरंतर राजनीतिक दल के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो लोकतंत्र को लोकतंत्र में ये राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में मूल उद्देश्य ये है कि वो जनता को जागरूक करते हैं। जागरूक करने का मतलब उनको प्रशिक्षण देते हैं। वो प्रशिक्षण राजनीतिक भी होता है, वो प्रशिक्षण उनके अधिकारों से संबंधित होता है, वो उनकी व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। ये राजनीतिक दल ही जनता को प्रशिक्षित करके उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके, सावचेत करके अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता प्रशिक्षित होती है, शिक्षित होती है। इसलिए राजनीतिक शिक्षण प्रदान करने में ये शासन प्रणाली सर्वोत्तम है। एक विचारक भी रहे हैं C.D. बंस, उन्होंने इस संबंध में कहा भी है कि सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है। जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को एजुकेट करती हैं, उनको शिक्षा प्रदान करती हैं, परंतु आत्मशिक्षा ही सर्वोत्तम शिक्षा है। अतः सर्वोत्तम शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का स्वयं का शासन होता है। वही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है और प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को प्रमुखता प्रदान करते हुए उनके कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाते हैं। इसलिए स्वशासन ही आत्मशिक्षा है, सर्वोत्तम शिक्षा है और लोकतंत्र उसका एक आधार है। एक और गुण है इसका, वो है क्रांति से सुरक्षा। आपने देखा होगा कि पूर्व के समय में जब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, विभिन्न प्रकार के निरंकुश शासन प्रणालियां अस्तित्व में थीं, सैनिक शासन तंत्र प्रचलन में थे, वहाँ अक्सर आए दिन क्रांतियाँ होती रहती थी। एक शासक जो आतताई शासक होता था, जो निरंकुश शासक होता था, जो सेना का जनरल होता था, कहीं ना कहीं उसके द्वारा जिस प्रकार की नीतियाँ जनता पर थोपी जाती थी, उनके जनमत का जो अवज्ञा करता था, कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध जन समुदाय में आक्रोश उत्पन्न होता था और वो आक्रोश एक साथ फूटता था और क्रांति को जन्म देता था और सत्ता पलट जाती थी, जिसको कहते हैं तख्ता पलट गया, है ना। तो यही एक शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, जिसमें क्रांतियों की जो संभावनाएं वो नगण्य है। इसलिए नगण्य है कि लोकतंत्र में जनता की भावनाओं को सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जनता की भावनाओं के आधार पर ही, उनकी रक्षा करने के आधार पर ही, उनके सम्मान करने के आधार पर ही
विभिन्न राजनीतिक दल मत प्राप्त करते हैं और सरकार का गठन करते हैं, या बहुमत में नहीं होते हैं तो विपक्ष में बैठ के भी जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की भावनाएं उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडलों में उजागर होती हैं और उसका आधार पर क्रांति से बचाव होता है। इसलिए लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य शून्य हो जाती हैं यदि शासक वर्ग अत्याचारी अथवा निकम्मा साबित सिद्ध हो तो उसको हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। सीधी सी बात है, चुनाव होगा, चुनाव में जनता दूसरे प्रतिनिधियों को मत देगी और उनको बहुमत मिलेगा, वो सरकार का गठन करेंगे। या विधानमंडल के अंदर यदि उसको बहुमत नहीं है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, यदि उसको बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, वो सरकार गिर जाएगी और दूसरा दल है वो अपना शासन सरकार का गठन करेगा। तो उसमें क्रांति की आवश्यकता होती ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। यदि बहुसंख्यक की जनता उससे असंतुष्ट हो तो उसे सरलतापूर्वक संवैधानिक साधनों के माध्यम से उसको सत्ता से हटा सकती है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये लोकतंत्र में ही होता है। इसीलिए लोकतंत्र में क्रांति की संभावनाएं शून्य होती हैं। एक और व्यवस्थित गुण है इसमें, परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। इसका आशय यह है कि लोकतंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसमें शासन प्रणाली को तब तक बदलते रहने की छूट है जब तक वह लोकमत के अनुकूल ना हो जाए। इसमें शासन ऊपर से लादा नहीं जाता, स्वतः ही विकसित किया जाता है। इसमें निर्वाचनों के माध्यम से सरकार बदलती रहती है। वस्तुतः यह एक डायनेमिक शासन प्रणाली है, गत्यात्मक शासन प्रणाली है। इसमें शांतिपूर्ण परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं। कोई यदि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाना है तो संविधान में नियमित संविधान के प्रावधानों के आधार पर उसमें संशोधन कर दिया जाता है, नए कानून बन जाते हैं और वो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए क्रियान्वित कर दिए जाते हैं और इस आधार पर इस व्यवस्था में प्रगति सरलता से हो सकती है। इसलिए लोकतंत्र की एक विशेष व्यवस्था है कि इसमें ये परिवर्तनशील शासन व्यवस्था है, समयानुकूल अपने आप को एक ढाल लेती है। अगर आप निरंकुश शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो उसमें समयानुकूल परिवर्तन की संभावनाएं शून्य होती हैं, क्योंकि वहाँ पर शासक अपनी मनमर्जी को जनता पर थोपता है। यहाँ पर शासन जनता पर थोपा नहीं गया है, जनता की राय से शासन व्यवस्था का संचालन होता है, जनता की शासन व्यवस्था में सहभागिता होती है। इसलिए यहाँ ना तो क्रांति की संभावना है, इसलिए ये परिवर्तनशील शासन व्यवस्था है, ये गत्यात्मक शासन व्यवस्था है। ये समय और परिस्थिति देश काल के आधार पर अपने आप को ढालती रहती है और उसके आधार पर संविधान में समय समय पर अनुकूल परिवर्तन करती रहती है, संशोधन होते रहते हैं। एक और इसमें गुण है देश प्रेम की भावना का विकास, जो आमतौर पर निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में अभाव जिसका देखा गया। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसे ना तो शासन में सहभागिता का कोई अवसर मिलता है, ना उसकी बात की कोई सुनवाई होती है। जबकि लोकतंत्र के अंदर, जैसा मैंने अभी बताया आपको, देश प्रेम की भावना का विकास होता है। चूंकि जनता स्वयं देश की सर्वसर्वा होती है, प्रभुसत्ता उसी के हाथ में होती है, इसलिए वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है। तो राष्ट्रीय भावना का जो प्रसार है, स्वाभाविक प्रसार है, वो लोकतंत्र में ही देखा जा सकता है। एक और गुण है जनता में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। जनता में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी की भावना का विकास। आप जानते हो कि लोकतंत्रात्मक शासन में जनता को सक्रिय रूप से शासन कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। जनता को विभिन्न प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। उदाहरण के तौर पर वोट देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, स्वयं चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये सामान्य जनता में सारी बातें कर्तव्य भावना का विकास करता है। लॉवेल नाम का एक विचारक है, उन्होंने कहा भी है कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो मनुष्य की नैतिकता, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए रखे। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको लोकतंत्र के गुणों की स्पष्टता हुई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा एवं व्यवस्था है, जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्ति की गारंटी एवं सुनिश्चितता रहती है।
अगले वीडियो लेक्चर में लोकतंत्र के दोषों पर हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।